तुमने कहा ना मैं धमकी पा रहा हूँ। नहीं चोर है क्या? नहीं किसी के साथ झगड़ा करेंगे क्या ये? चलो 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 ठीक है। पत्रकार भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई नेता इज्जत इंसान मैंने तुमसे कहा बेटा बेटा कैसे कागज बोलो। मैंने बोल कुछ कहा मारूंगी दिखा बोल रहा था। कुछ कहा मैंने कहा आप जा रहे हो जाओ। तुमने पत्नी के सामने क्या कहा? क्या औकात है? अगर तुम पुलिस से दरोगा हो इसका मतलब किसी जाओगे आप मतदाता की बेइज्जती करोगे तुम यहाँ पे मतदान द्वारा कहते हो तुम। सॉरी सर किस बात की सॉरी? तो इसी तरह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। घुटना कंधा या कमर चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। सत्ता के गलियारों की हलचल, डीएम से लेकर सीएम तक की खबरें, नौकरशाही और मंत्रियों की जुगलबंदी, सियासी दांवपेच और गपशप, इन सब के अंदर की बात देखिए वीरेंद्र सिंह के साथ हर शनिवार रविवार रात 8 और 9:30 बजे पावर सेंटर में। हैं और कितने मतदाता हैं वहां पर, जातिगत समीकरण क्या है, ये तमाम अलग अलग लोकसभा सीटों पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो कानपुर इसमें जो मतदान प्रतिशत कम है, ये वास्तव में चिंताजनक बात है। इसके लिए प्रयास होने चाहिए और मुझे लग रहा है कि लोग निकलेंगे और वो प्रतिशत जो सामान्य जो प्रक्रिया चली आ रही है पहले चरण से उस तरह की स्थिति बन जाए। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक लोग निकलें और देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। अधिक से अधिक मतदान करना ये प्रत्येक नागरिक का नेतृत्व कर्तव्य है, परंतु लोकतंत्र के लिए जरूरी भी। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब उसमें हम मत का अपने का अधिकार, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मताधिकार का प्रयोग न करना ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। सबको मतदान का प्रयोग करना चाहिए, खासतौर से ऐसे वक्त पे जब देश के कम अहम फैसला हो रहा है, देश का भविष्य तय हो रहा है, तब प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सभी संस्थाओं को भी निभानी चाहिए, प्रशासन को, सामाजिक संस्थाओं को और राजनीतिक दलों को, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भागीदारी करनी चाहिए और वोट गिरना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि अधिक से अधिक वोट गिरें, राष्ट्र निर्माण के लिए वोट डालें, देश की लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट डालें और वोट डालने की प्रक्रिया में तेज। बिल्कुल, देखिए वोट का प्रतिशत चिंताजनक है और लोगों से अपील भी अवनीश जी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक रिएक्शन रोहन जी आप इसे लेना चाहता हूं, किस तरह का रिएक्शन, जिस तरह से ये जो मतदान का प्रतिशत आप देख पा रहे हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों पर अलग अलग मतदान का प्रतिशत है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं और पिछले 3 चरणों में हमने देखा मतदान का प्रतिशत गिरा है। इस बार क्या और भी ज्यादा गिरने का आसार है? क्या कुछ देखते हैं आप ये आंकड़े देखकर? मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ, भारत के लगभग 8 से 9 राज्यों में देखा। 9वां राज्य उत्तर प्रदेश है, मेरा गृह राज्य है जी।
युवाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है इस पूरे प्रोग्राम में। वो युवा राजनीतिक दलों की रैलियों से लेके हर जगह पर उनकी संख्या कम है, और उसी तरह से पोलिंग में भी गर्मी भी एक फैक्टर है। लेकिन अगर उसको बड़े कैनवस पे देखेंगे तो समझ में आएगा कि लोगों के अंदर निराशा है, नाउमीदी है, इसलिए निकल के नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों का जो इनका व्यवहार रहा है, लोगों को उम्मीद, राजनीतिक व्यवस्था से उम्मीद खत्म हो रही है। इस उम्मीद को बनी रहे, लोकतंत्र मजबूत हो, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। एनजीओ और तमाम राजनीतिक दल, जो भी समाज में प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन उसका जो कारण समझ में आ रहा है वो यही है कि आम जनता के अंदर नाउमीदी जुड़ गई है इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था से। तो ये ज़्यादा परेशानी का सवाल है। नाउमीदी की बात करते हुए रोहन जी नजर आ रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र से भी मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। राघवेंद्र जी बताइए, क्या आप कहना चाहेंगे ये जो रिएक्शन इस मतदान प्रतिशत को देखकर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शांतनु जी, आज का जो चुनाव हो रहा है, आज चूंकि गर्मी जाते हैं अन्य दिनों से, तो मुझे लगता है कि लोग निकल रहे हैं और 10% के प्लस मतदान हो चुका है। धीरे धीरे मतदान की संख्या बढ़ेगी, प्रतिशत बढ़ेगा, और शाम तक आप देखेंगे कि ये प्रतिशत 65 प्लस चला जाएगा। लोगों में जो रुझान है, 9 बजे तक अगर 10% मत पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रतिशत है। और अभी दूसरा जो 10 बजे का आएगा, उसमें आप देखेंगे 15 से 17% तक मतदान हो चुका रहेगा। और ये जो निराशा भरी बातें कह रहे हैं, चूंकि विपक्ष अब हार मान चुका है। आज चौथे चरण का चुनाव है, चौथे चरण के चुनाव तक विपक्ष के लोग, विपक्ष के प्रवक्ता, विपक्ष के नेता ये मान चुके हैं कि अब हमारा कहीं कोई सीट निकलने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर ये अपना हार का चिकड़ा फोड़ना चाहते हैं। जनता के ऊपर हार का चिकड़ा फोड़ने से रोहन जी को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अकेले लड़े रहते तो शायद 80 प्रत्याशी रहते। आज इनके पास 17 प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। और आप देखेंगे कि पहले और दूसरे चरण का मतदान जब हुआ तो उस समय इनका प्रचार व्यवस्था क्या था। पहले चरण के मतदान में दोनों नेता एक होटल में आए, मिले और चले गए। तो प्रचार की व्यवस्था इनकी बहुत लचर है और जनता उत्सुक है। जनता निराश नहीं है, जनता उत्सुक है। तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार के नारे से जनता इस पर भी बात करूंगा राघवेंद्र जी, लेकिन पहले एक रिएक्शन नावेद जी से लेना चाहूंगा मैं, और रोहन जी से भी इसका जवाब लूंगा। नावेद जी, मतदान का प्रतिशत हमने लगातार पिछले 3 लोकसभा चरणों से देखा है कि मतदान का प्रतिशत लगभग 12 से 13% तक ही रहा है। 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आता है वो इसी तरह का, लेकिन लगातार ये उम्मीद की जाती है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। आज देखिए, गर्मी को लेकर ये कहा जाता है कि गर्मी की वजह से मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन आज हमने देखा कई ऐसी जगह हैं जहां पर बादल हैं, सूरज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश हो रही है। तो ये गर्मी का आज जो एक्सक्यूज ये तमाम जो पॉलिटिकल पंडित देते हैं, आज तो वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए आपकी नजर में? शांतनु जी, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत नजदीक से बहुत सारे चुनाव देखे हैं बतौर वोटर, बतौर पत्रकार, और मैंने इस बात पर गौर किया है कि जाड़ों में जब चुनाव होते, कभी भी कोई चुनाव हुआ तो सुबह ज्यादा गैदरिंग, ज्यादा भीड़ नहीं रही, दोपहर से बढ़ना शुरू हुई। लेकिन हमेशा गर्मी में जब चुनाव होते हैं, भीषण गर्मी में जैसे इस बार हो रहा है, तो सुबह का पहला स्लॉट जो होता है उसमें सबसे ज्यादा क्राउड होता है, सबसे ज्यादा उत्साह होता है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा लाइन होती है, क्योंकि सबको पता है कि 9, 10, 11, 12 बजे के बाद धूप बढ़ने लगेगी। एक स्वाभाविक बात है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर कम उत्साह है तो यह बहुत ही चिंताजनक बात है। आप इस बात को मान के चलिए कि जब गर्मी है, सुबह का टाइम है, मौसम सुहाना भी है, भीषण धूप भी नहीं है, शिद्दत की गर्मी भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है ये वो उत्तर प्रदेश है जहां दीवानगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जहां पर राम मंदिर का मुद्दा है, जहां योगी का बुलडोजर है, जहां मोदी का बड़ा चेहरा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने खूब ज्यादा हम लोगों ने तारीफ की है। और होना भी चाहिए, किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के बड़े नेताओं का प्रचार करना, जनता से कनेक्ट होना अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में शुरुआती का स्लॉट जो है वो सन्नाटे में जा रहा है। ये चिंता की बात है। एक बात मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता दूं कि ये कौन सा फेस है, ये चौथा फेस ऐसा है कि इसमें सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े अंतर से जीती थी। यानी आज का चुनाव जो है, मैं इसका जवाब लेता हूं एक बार अवनीश जी से। अवनीश जी, भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने ये सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत कम है, एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं क्या आप भी? अवनीश जी, इस बात को स्वीकारेंगे आप?
नहीं शांतनु जी, इस तरह की बातें कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि हमारे पक्ष का ही मतदान शुरू हो रहा हो, विपक्ष मैदान छोड़ के भाग गया हो। जब दरअसल चुनाव में जब तक गर्मी नहीं होती, जब तक पक्ष विपक्ष दोनों खड़े बराबर नहीं होते, तो आम आदमी में गर्मी और मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता, आम वोटर नहीं इतना तेजी से बढ़ पाता। तो जहां जहां आप देखोगे जहां मुकाबले बड़े मजबूत हैं, वहां चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा है। आप पूरा पिछले भी देख लीजिए, जहां एक तरफा रहा है वहां थोड़ा सा जो वोटर है वो थोड़ा आइसोलेट हो गया है, थोड़ा शांत पड़ गया है, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ ऐसी स्थिति होगी। आप चुनाव बढ़ने दीजिए, चुनाव जैसे जैसे मतदान का समय बढ़ेगा बेहतर रिजल्ट आएंगे, और जो नतीजे 19 में थे उससे बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार। रोहन जी से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जो है वो रोहन जी की बात का जवाब दे रहे थे। रोहन जी, कहा यह जा रहा है कि देखिए आप ही कहा जाए कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मैदान छोड़कर भाग रहा है। राघवेंद्र जी ने जिस तरह से हमला किया, क्या जवाब देंगे? जैसा मैंने पिछली बार बोला कि ये नाउमीदी का मामला है, और ये पैन इंडिया ये चीज़ देखने को मिल रही है कि युवाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, युवा मोबिलाइज नहीं हो रहे हैं। 1/3 वोटर है जो 21 साल से लेके 30 साल की उम्र के बीच का है, उसको पिछले 10 सालों में कुछ मिला है नहीं, तो उसकी नाउमीदी बिल्कुल जायज़ है। और इस तरीके की व्यवस्था में जब 10 साल इस तरह से गुजर गया और सिर्फ भाषण से आदमी का काम चलाया गया है, तो निश्चित तौर पे वो ऊर्जा और वो जोश नहीं रहता लोगों का पार्टिसिपेट करने में। इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती है, सबसे बड़ी बात तो एक ये। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ईवीएम मशीन कई जगहों पे खराब हुई, पिछले चरण में संभल और बाकी जगहों पे देखा गया किस तरह से प्रशासन ने उसकी लापरवाही के कारण परेशानियां हुई। तो एक जिम्मेदारी उनकी भी है जो वोट पड़वा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, लोगों को कम से कम जहमत तो कम से कम मुश्किल परेशानी उठानी पड़े और आराम से आके वोट दे सके, ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी लोग, हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़े और वोटिंग परसेंट भी बढ़े, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ऐसे कहीं कहा जाए कि जो मुद्दे हैं या जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तमाम वोटर्स हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसका विश्लेषण जानेंगे। आखिर नवेद जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से कहा जाए कि वोटर जो है वो नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बताते हैं कि लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और कौन कौन सी वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान। शाहजहांपुर देखिए वो लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो 13 लोकसभा सीटें हैं। लखीमपुर खीरी, धौरहरा वो लोकसभा सीट है, और इसके साथ साथ सीतापुर की लोकसभा सीट है जहां पर मतदान आज चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हरदोई लोकसभा सीट है, मिश्रिक लोकसभा सीट है, यहां पर भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्नाव लोकसभा सीट, यहां पर मतदान हो रहा है। फर्रुखाबाद में मतदान आज चौथे चरण में। इसके साथ साथ इटावा में भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और देखिए कन्नौज लोकसभा सीट एक हॉट सीट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी मतदान हो रहा है। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट है जो कि कानपुर देहात में है, इस पर भी मतदान। और साथ साथ बहराइच लोकसभा सीट पर भी मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। और तमाम जो दिग्गज जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी साख कहीं ना कहीं दांव पर है। कन्नौज एक हॉट सीट है जिस पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है, और साथ साथ मुकाबला है सुब्रत पाठक से। कन्नौज लोकसभा का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इमरान जफर बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर एक मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। हालांकि टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहराइच में आनंद गौड़ भारतीय जनता पार्टी से, रमेश गौतम से इनका मुकाबला है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, और इसके साथ साथ ब्रजेश कुमार बीएसपी से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगली सीट की बात करते हैं, और अगली सीट देखिए धौरहरा की है जहां पर रेखा वर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, और वहीं पर आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी से यहां पर चुनावी मैदान में है, और श्याम किशोर यहां पर बीएसपी की तरफ से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये यहां पर भी एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। इटावा में रामशंकर कठेरिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। जितेंद्र दोहरे समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पर सारिका सिंह बघेल को बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यहां पर भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। दलित बहुल ये सीट सुरक्षित सीट बताई जाती है। और देखिए फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत का मुकाबला है नवल किशोर शाक्य से,
और यहां पर भी एक दिलचस्प फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि बीएसपी की तरफ से कांति पांडे को मैदान में उतारा गया है, तो क्या ये मुकाबला दिलचस्प बना पाएंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। हरदोई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जयप्रकाश रावत बीजेपी से हैं और साथ साथ उषा वर्मा समाजवादी पार्टी से, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। भीमराव अंबेडकर बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। यहाँ पर किस तरह का मुकाबला होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अकबरपुर की बात कर लेते हैं। देवेंद्र सिंह भोले एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और इनको चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। राजा रामपाल समाजवादी पार्टी की तरफ से और राजेश द्विवेदी यहाँ पर बीएसपी की तरफ से हैं। तो यहाँ पर भी एक दिलचस्प फाइट देखने को मिल रही है, बहुत ही कड़ा मुकाबला यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कानपुर की बात करते हैं। रमेश अवस्थी और आलोक मिश्रा की तरफ से जोरदार यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है और कुलदीप भदौरिया यहाँ पर बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो ये लखीमपुर खीरी से देखिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और साथ साथ उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अंशय कालरा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए। तो यहाँ पर भी देखिए दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो कम क्यों दिखाई दे रहा है। चरण दर चरण जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत गिरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका आपने व्यू भी जान लिया। हमारे साथ नेहा यादव जी भी जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपका भी एक बार रुख कर लेते हैं। नेहा जी, बताइए कि ये जो मतदान का प्रतिशत है कम दिखाई दे रहा है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 7 से 8% का मतदान है और शाहजहांपुर एक ऐसी सीट है जहां पर 6% से भी कम मतदान दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार से जनता में बहुत हताशा और निराशा है। ये आपको मतदान प्रतिशत से साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया जिससे जनता के बीच में उत्साह आए, लेकिन इंडिया गठबंधन की रणनीति और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए का आह्वान किया है तब से जनता में बड़ी संख्या में जागरूकता आई है, जिससे कि आपको पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव और नतीजे आपको पहले ही दिख रहे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का इंजन है वो धुआं छोड़ चुका है। इसलिए जनता में हो सकता है कि मतदान प्रतिशत अभी कम है, लेकिन शाम होते होते जनता में उत्साह आएगा, क्योंकि आक्रोश है जनता के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग जनता करेगी। शाम तक मतदान का जो प्रतिशत है निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जनता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। जनता महंगाई के खिलाफ वोट करना चाहती है, जनता जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर वोट करना चाहती है, जनता जो छेड़खानी और जो महिला अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, उत्तर प्रदेश की जनता उस पर वोट करना चाहती है और इंडिया गठबंधन को जिता रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह चिंता का विषय है कि मतदान प्रतिशत क्यों कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अभी सुबह ही सुबह की बात है, कन्नौज से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बड़े हताश और निराश होकर बोल रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी जीत जाएंगे तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। जो भी व्यक्ति हमारे आपसी सामंजस्य से प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। एक कठपुतली को या एक व्यक्ति को जबरदस्ती समाज पे और लोकतंत्र पे थोपा नहीं जाना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी थोपती है। हमारे इंडिया गठबंधन की ये खूबसूरती है कि हर कोई दावेदार है, यही अच्छाई है। तो आज ही उन्होंने हार मान ली है कि वो हार चुके हैं और माननीय अखिलेश जी ऐतिहासिक मतों से कन्नौज जीत रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा अब आपको साफ नजर आ रही है। नवे जी से एक टिप्पणी मैं चाहूंगा। नवे जी, जनता नाराज होती है, गुस्सा होता है तो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है या घटता है? देखिए, पैटर्न ये पहले कहा जाता था कि जब सत्ता के विरोध में वोट पड़ता है तो सत्ता के खिलाफ होता है, जब ज्यादा पड़ता है वोट तो लगता है कि सत्ता के खिलाफ है। लेकिन ये पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने ही बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड आप देखिए, केवल 10 सालों का, तो जो ग्राफ बढ़ा है, भाजपा ने जो उसके वोट सीटें बढ़ी हैं, जो उसकी ताकत बढ़ी है, जो उसका जनाधार बढ़ा है, वो वोट प्रतिशत बढ़ा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार हम लोग मान रहे थे और चुनाव से पहले कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वाकई मतलब अकेले एक तरफा लड़ाई लड़ेगी और बहुत बड़ी
संख्या में जीतेगी, 80 का जो उनका नारा है उसके आसपास होगी। यह हमारा खुद का विश्लेषण रहा है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग कम हो रही है, उससे नहीं लग रहा है कि भाजपा को लेकर लोगों में वो उत्साह है जो हमने राम मंदिर के समय देखा था। जो हमने देखा था विपक्ष काफी कमजोर है और जयंत भी चले गए, फलाह भी चले गए, अखिलेश यादव अपना कुनबा, खासतौर से जातिवादी जो एक कुनबा है, जातिगत कुनबा, जो छोटे छोटे दलों को जो विधानसभा में अपने साथ में लेके चले थे, वो सब भी घर गए। हम मानते इतना बड़ा मुद्दा है तो उत्साह क्यों नहीं? मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुनबे की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी का तो 40 पार्टियों से ज्यादा बड़ा कुनबा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। अरे नेहा जी, आप बात को समझिए। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं। सबको अधिकार, अखिलेश यादव अपना कुनबा संभाल नहीं पाए। उनके जितने भी कुछ संभाल ले रहे हैं अखिलेश जी, तो आपको भी संभाल लें। आप बस भाजपा की रोटी खाना बंद कर दीजिए। आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि दिमाग से नहीं सोचते हो, पता नहीं कहां से सोचते हो, कौन क्या कह रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हो और नॉनसेंस बात करने लगते हो। थोड़ा सा अपना शिष्टाचार को बरकरार रखिए, बात को समझने की कोशिश करिए। और उसकी बात करेंगे तो ये अखिलेश यादव जी और निष्पक्ष पत्रकार का ये शिष्टाचार नहीं कि एक पक्षीय बात करे। आप एक पक्षीय बात कर रहे हैं, आप शिष्टाचारी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की यही शिकायत रहती है कि मैं भाजपा के मैट फर्स्ट सेगमेंट में भाजपा ने लॉलीपॉप थमा दी है, आपको पार्टी में कम से कम बोलने का लहजा सिखाना चाहिए। भाजपा की मजबूरी पे बैठे हैं, आपको अपने पत्रकारिता का धर्म सीखना चाहिए। बात करने की ना तमीज है, ना समझने की तमीज है। पार्टी में आपको कम से कम सिखाने का सिखाया जाए। पत्रकारिता का संस्कार सीखना चाहिए। आपको तमीज नहीं है, आपको समझने का लहजा नहीं है। आपको पार्टी में ये भारतीय जनता पार्टी के भी नासमझ कार्यकर्ता ये बातें करते हैं, ये कांग्रेस के भी नासमझ करते हैं, सब नासमझ। तमीज नहीं है। अखिलेश यादव से कहो कि बात करने का तरीका सीखे। तरीका सीखिए, वरिष्ठ पत्रकार होने का धर्म निभाइए, द्विपक्षीय बात करिए, पक्षीय बात नहीं। हिंदुस्तान में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम नहीं कहते आप पक्ष रखिए। अरे सुनिए नेहा जी, सुनिए ना प्लीज। देखिए, भाषा शैली जो है ना, वो आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी भाषा शैली जो है वो इनको बोलिए ये बदतमीज शब्द वापस लें, नहीं तो फिर अगर मैं बोलूंगी तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आप पहले उनकी बात तो समझने की कोशिश करती। उनका ये कह रहा था कि जो जातीय, सुनिए ना, अरे मैं तो जवाब मेरा मिलेगा। उनकी बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि जो जातीय समीकरण, कर दी जाओगी बदतमीज कहीं की। नवेश जी बात करने की तमीज नहीं है। तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें नहीं पता। तमीज नहीं है, तुम कर रहे हो, ये आपका संस्कार है। 50 साल से ऊपर उम्र है और बैठ करके यहाँ तुम ठीक है नेहा जी प्लीज। यही तमीज नहीं है आपको कि महिला से तुम नहीं बोला जाता है। जब यही तमीज नहीं है, महाबदतमीज आप। ठीक है नेहा जी प्लीज तुम करिए। ठीक है, अब मैं आता हूं आप लोगों के पास। लेकिन देखिए, जिस तरह से जो परसेंटेज सामने आया है, और प्लीज आप दोनों प्लीज अपनी भाषा जो है वो संयमित रखिए। नावेद जी की बात को आपको सुनना चाहिए था। नेहा जी वो एक तरफा बातचीत नहीं कर रहे थे। पहले आप सुन लेते, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज नेहा जी, आपसे गुजारिश करूंगा, मैं नावेद जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करें और भाषा जो है वो संयमित रखें। फिलहाल परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 9 बजे तक का जो परसेंटेज है वो देखिए आप। खीरी में 12.21% है, बहराइच में 14% से ज्यादा है, धौरहरा में 13 लगभग 14% है, शाहजहांपुर में 6% से भी कम मतदान हुआ है, उन्नाव में लगभग 12%, हरदोई में 13 और फर्रुखाबाद में 13% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कानपुर, इटावा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और साथ साथ शाहजहांपुर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सुबह 9 बजे तक के मतदान के आंकड़ों की, वो काफी चिंताजनक है। और तो जो है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रयास किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं अवनीश जी आपका रुख कर लेता हूं एक बार। अवनीश जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए जनता जो है वो नाराज है और नाराज जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और इसी की वजह से कहा जा रहा है, नेहा जी लगातार आरोप ये लगा रही है कि इसी की वजह से जनता कहीं ना कहीं उदासीन, वोटिंग नहीं हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। अवनीश जी। अंतुल जी, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही कि वोट पड़े कम पड़े
तो भाजपा जिम्मेदार, ईवीएम खराब हो तो भाजपा जिम्मेदार, भाजपा जीत जाए तो भाजपा खराब जिम्मेदार, विपक्ष वोट न डालने जाए विपक्षी के समर्थक तो भाजपा जिम्मेदार। आखिरकार विपक्ष का मंशा क्या है? ये हताश और निराश विपक्ष ये चाहता क्या है? आदरणीय नागेश जी को मैं जानता हूँ, पिछले 2 दशक से मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी निष्पक्षता को मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये बात रखते हैं, जिस तरह से तर्क रखते हैं और जिस तरह से ये पूरी तरह से समीक्षा करते हैं, ये अपने आप ही कह रहे थे कि भाजपा का कम, इन पे कहीं आरोप लगाना ये बहुत अच्छा नहीं है। स्वस्थ बहस है, स्वस्थ बातें होनी चाहिए। मुझे एक बच्चों की एक कहानी याद आ रही है कि एक बच्चा जब हारने जा रहा था तो वो खेल बिगाड़ देता है। तो यही हालत विपक्ष की दिख रही है कि विपक्ष जब हार रहा है तो वो माहौल खराब करने पे लग रहा है और माहौल को इस कदर बिगाड़ना चाह रहा है कि सारा ठीकरा दूसरे के ऊपर फेंक कर अपनी पीछा छुड़ा लेना चाह रहा है, जबकि उसको जनता के बीच रहना चाहिए, जनता की बातें सुननी चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान करते तो उनकी वो हालत न होती जो आज उनकी हालत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व ने जनता के बीच समाधान किया है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है। तभी आज ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय रथ की ओर बढ़ रही है और जो 80 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य रखा है, शांतनु जी ये जान लेना कि जब नतीजे आएंगे 4 जून को हम आपके पास बैठेंगे तब देखना कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से बहुत ज्यादा बेहतर अपना प्रदर्शन करेगी। रोहन जी, और खेल जो हमने जीतेंगे नहीं तो लक्ष्य बिगाड़ रखा है वो देंगे। पूरा होगा। ठीक है सर, रोहन जी से जवाब हताशा लेता दिखा रहा है, हताशा उनकी बातों में नजर आ रही है, गेट में भी दिखाई देती है, पब्लिक के बीच में भी दिखाई देती है। जी अवनीश जी, आता जनता हूँ। को देख रही है, जनता जान रही है कि कौन उसका भला है। ठीक है सर, जवाब लेता हूँ, अवनीश जी जवाब लेता हूँ, जवाब रोहन सिंह जी से जनता का भरोसा अधिक बढ़ रहा है। ठीक है सर। शांतनु जी, खेल बन रहा है कि बिगड़ रहा है ये देश देख रहा है। इससे खेल बनना बिगड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश बन रहा है कि बिगड़ रहा है। देश के जिस तरह से संवैधानिक ढांचे पर, संस्थाओं पर हमले हुए, देश जिस तरह से अधोगामी, जिसमें कहते हैं कि पीछे की दिशा में सफर शुरू कर देना, उस दिशा में देश ने और समाज ने सफर शुरू कर दिया। इन्होंने शिक्षा के खिलाफ प्लान तरीके से उस शिक्षा पर हमला किया, विश्वविद्यालयों के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी, बेरोजगारों को अपराधी की तरह से ट्रीट किया। इनके मंत्री कहते हैं वो जूता खाने लायक हैं और इनसेंसिटिव हैं, असंवेदनशील। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चीज जो उनका दिखता है वो असंवेदनशीलता दिखती है, इंसेंसिटिव है वो लोगों के मुद्दों को लेके। वो माननीय प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू में कह देते हैं कि आपके बाहर जो पकौड़ा लगा रहा है वो रोजगार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहां हम लोग बात शुरुआत हुई थी कि मतदान प्रतिशत कम क्यों है, उसमें जो एक वजह समझ में आती है कि लोगों में, युवाओं में, नई पीढ़ी में उत्साह है नहीं। जो फर्स्ट टाइम वोटर है या सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम का वोटर है, जो पिछले साल 18 साल का था, 10 साल में 28 साल का हुआ होगा, ये मोटा मोटा हम मान के चल रहे हैं। तो वो जो उसको कोई उम्मीद नहीं दिखती, जो नाउमीदी की बात थी उसी से आगे जोड़ते हुए शुरू करते हैं कि अवनीश भैया ने कहा कि विपक्ष खेल बिगाड़ रहा होता है, विपक्ष चाहता है कि क्या कहते हैं सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी में फोड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, सत्ता में तो आप थे, 10 साल से आप सत्ता में केंद्र की, 7 साल से प्रदेश की, पूरे देश में हर तरफ, चारों तरफ आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये सारी जिम्मेदारियां आप जब सत्ता में तो आप ही से सवाल होगा ना कि सारी विपक्ष ही करेगा। चुनाव आयोग को अगर संसाधन नहीं मिले या चुनाव आयोग सही से नहीं काम कर रहा है तो जो अंडर सेक्रेटरीज हैं, जो लोग हैं, वो किसके मातहत हैं? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये बहुत मतलब हल्की बात होगी कहना कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। हाँ, विपक्ष की जिम्मेदारी हर लोकतंत्र के पर्व में सम्मिलित हर एक आदमी की जिम्मेदारी की मत प्रतिशत बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण अगर हमारे साथियों ने इस चीज़ को रेखांकित किया, ये बात उठाई कि लोग इस वजह से चुनाव से उतना सम्मिलित नहीं हो रहे, उतने जोश से नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ बात है। उसको इसमें उसी परिपेक्ष में देखा जाना चाहिए। और कहीं भी आप सड़क पर भी किसी को रैंडम पूछ लेंगे तो लोग बता देंगे, लोगों में उत्साह, जनरल उत्साह काम है, क्योंकि 10 सालों से उन्होंने खाली खोखले भाषण सुने हैं, वादे सुने हैं, जुमले सुने हैं। 100 स्मार्ट सिटी के लोग इंतजार में बैठे रह गए, बुलेट ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, 2 करोड़ सालाना रोजगार के इंतजार में बैठे हैं। 2019 में ही किसानों की आय 2 गुनी हो जानी थी। तो
समझिए ना उम्मीदी निराशा कितनी बड़ी है। लोग कितने वादे इतनी उम्मीद के साथ कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन जब 10 साल में आए हैं तो ये आए हैं कि ये मंच से खड़े होके इनके नेता सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान, नेहरू, कांग्रेस, विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष चोर है, यही चिल्ला रहे होते। इनके पास खुद का बताया किया कुछ है नहीं। ये इनसे किसी से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता, अश्विनी भैया बैठे हैं सामने, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है जिसके लिए नौजवानों को इनको वोट करना चाहिए। ये नहीं बता पाएंगे। मैं इनको अभी चैलेंज कर रहा हूं, ये बता सके तो बता दें। तो ये शांतनु जी, ये मामला जितना जटिल है उतना ही सामने सीधा परोक्ष है। राजनीति कहा भी जाता है जितनी कि प्रत्यक्ष होती है उतनी ही, जितनी गुप्त है उतनी ही प्रत्यक्ष है। इसीलिए इसी तरह से नौजवान मैं ये जो 5 बातें आपने कही इसका जवाब मैं अपनी जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले राघवेंद्र जी का एक छोटा सा रुख लेते हैं। राघवेंद्र जी, रोहन जी का ये कहना है कि देखिए देश जो है वो विकास नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टी गंगा बह रही है। विकास करने की जगह जहां पर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में देश का बंटाधार कर दिया है, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए? क्या मंत्री पद की ही इच्छा, सिर्फ यही एक कहा जाए कि इसी की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आ गए, या फिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है वो आपको, हालांकि रोहन जी तो आरोप लगा रहे हैं कि देश से 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। शांतनु जी, इनके 65 साल के कार्यकाल में देश हमारा 56 साल। सुन लीजिए, अभी जिस तरह नावे सिको जी को बेइज्जत की नेहा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि जब ऑन एयर प्रवक्ता इस तरह की बदतमीजी कर सकता है तो सरकार आने पर क्या होगा? ये स्थिति से डरती है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। नेहा जी, आपके पास भी आता हूं मैं। पटना साहिब पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और